सो गाइस ये कंफ्यूजन लोगों में आज भी है, आई डोंट नो व्हाई। सो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि लॉक का Ryzen 7 435HS RTX 4050 या MSI Katana RTX 4050 8845HS हो गया या i7 13 जनरेशन हो गया, कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा अगर हम परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में क्योंकि मैंने इन दोनों लैपटॉप का रिव्यू कर रखा है तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस में आपको बेटर गेमिंग स्पेक्स मिल रहा है, किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस स्पेक्स मिल रहा है, एंड एट द एंड आपको डिसाइड करने में आसानी पड़ेगा कि आप कौन सा ले सकते हो। और दूसरा एक पॉइंट आपको और बता देता हूं, जिन लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में रिक्वेस्ट किया था मुझे कि आप लॉक का i5 13450HX RTX 4050 का रिव्यू करिए, जो कि मैंने नहीं कर रखा था, मैंने RTX 3050 का कर रखा है, तो RTX 4050 भी आज हमारे स्टूडियो में आ गया है, तो जल्दी इसका भी वीडियो आ जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट इस वीडियो का भी रिव्यू आप ना मिस करो। MSI Katana Ryzen 7 8845HS RTX 4050 नॉर्मली Ryzen 8000 सीरीज लॉन्च के बाद से ही काफी अच्छा कर रहा है, स्पेशली इंटेल को टक्कर देने में। मैंने Ryzen 7 8845HS के और भी लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं एंड इस लैपटॉप की काफी डिमांड की गई थी कि भैया MSI विद लेटेस्ट Ryzen सीरीज कब आने वाला है। Ryzen 8000 सीरीज ना एग्जैक्टली जो ये CPU है नया लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है, ये AI एंड नॉन AI दोनों के साथ आता है। मैंने LOQ रिव्यू किया था सेम प्रोसेसर के साथ, वो भी अच्छा था, बट AI CPU उसमें भी नहीं था। इसको MSI AI करके नाम दे रखे हैं, बट क्या इसमें AI चिप लगा है? आपको लगा है, बट MSI की तरफ से। CPU इसमें वही जो LOQ में लगा था, Ryzen 7 8845HS विदाउट AI वही वाला, मतलब NPU इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं। Ryzen अपने कोर्स एंड थ्रेड्स में बदलाव लाने को रेडी ही नहीं है। Ryzen 7 7000 सीरीज में भी यही मिलता था एंड 6000 सीरीज में भी यही मिलता था, क्योंकि आर्किटेक्चर में बदलाव लाने में काफी खर्चा पड़ जाता है। तो चलो इसी को बेटर ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट Ryzen थिंक्स अबाउट एंड नो डाउट किया भी है, आगे बताऊंगा। एंड जो मैंने LOQ का भी रिव्यू कर रखा था, दूसरे Ryzen 7 8000 सीरीज का देख रखा हूं, परफॉर्मेंस नो डाउट पहले से काफी बेटर ऑप्टिमाइज्ड एंड ज्यादा है। बेस क्लॉक स्पीड इसमें आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज मिलता है, मैक्स बूस्ट स्पीड ऑफ 5.1 गीगाहर्ट्ज, जो कि अच्छा है, सेम ही है जो हम इस प्रोसेसर से उम्मीद करते हैं। इंटेल से कंपेयर करें तो ज्यादा ही है। इसके CPU का TDP रेंज करता है 35 to 45 वॉट। अब जैसा मेंशन्ड है, MSI Katana AI लगेगा, इसमें आपको CPU के साथ NPU भी मिलेगा, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये NPU क्या है, इसका मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। NPU इज रिलेटेड टू टॉप्स ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, वो आप उस वीडियो में देखोगे तो अच्छा से क्लैरिटी मिल जाएगा। पर AI मेंशन करने का मतलब आपको को-पायलट बटन मिल जाता है इसमें, कैपेबल एनफ टू एग्जीक्यूट AI/ML टास्क एंड ऑल इजीली, ऐसा कंपनी कह रहा है, हम देखेंगे। NPU होता तो CPU का लोड हैंडलिंग थोड़ा बेटर हो जाता, लेकिन जब यूज नहीं तो उतना पैसा NPU के लिए क्यों लगाना, ये मैटर करता है। इसमें आपको डेडिकेटेड RTX 4050 105 वॉट TGP वाला मिलता है। 105 वॉट नॉर्मली इस रेंज में जितने भी मिलते हैं उसमें अच्छा वॉट ही इसको कहा जाएगा। कितना पुश करेगा वो हम गेमिंग में चेक कर बताएंगे। एंड इसमें आपको eGPU भी मिलता है, AMD Radeon 780M, तो उसको भी हमने अपने मॉनिटरिंग में रख रखा है कि भाई Radeon एग्जैक्टली कैसा परफॉर्मेंस ला रहा है और ये दोनों किस तरह से प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस, उसका भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको 16 GB का डुअल चैनल रैम मिलता है विद 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड अब कंपनी को सिंगल 16 GB रैम स्टिक देनी चाहिए, नॉट टू दिस कंपनी ओनली, टू ऑल द कंपनीज में कह रहा हूं। भाई अगर बंदा 32 GB एक्सटेंड करना चाहता है तो एक रैम या 2 रैम बर्बाद क्यों हो? 8 GB का 2 स्लॉट आप दे रखे हो, 2 रैम लगा रखे हो, एक लगा दो ना यार। बंदा एक्सटेंड करना चाहता है तो लैक्सट्रीम लोग आज के दिन में करते हैं। 2025 में आई होप कि ब्रांड्स इस चीज का ध्यान रखें। रेस्ट 16 GB भी काफी है गेमिंग के लिए, वो आगे दिखेगा आपको, लेकिन एक्सटेंड करना हम सब का शौक है। अगर अपग्रेड की बात करें, 512 GB का Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसका रीड एंड राइट अच्छा है, 5000 प्लस आराम से निकाल कर ले आया। Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 लेटेस्ट जनरेशन मिल जाता है। रेस्ट जो ये आप वेंट्स देख रहे हो, लैपटॉप ओपन करते ही अंदर की साइड, ये लेड बंद करते ही बाहर की साइड आ जाते हैं। दैट मींस व्हाटएवर गर्मी या हीट होगा व्हाइल प्लेइंग गेम्स एंड ऑल, वो आपकी स्क्रीन पर किसी भी तरह से
से इंपैक्ट नहीं करेगा। एंड साथ ही अंदर के साइड भी देखोगे तो ये थोड़ा सा फ्रंट को इंक्लाइंड है कुछ इस तरह से, तो जो हवा मारेगा ना तो इधर की तरफ मारेगा, स्क्रीन की तरफ नहीं। कीबोर्ड लिटरली ऑसम कर दिया है। पहले सिंगल रेड कलर बैकलाइट आता था, बट अब आपको 4 जोन पास थ्रू लाइटिंग के साथ WSD अलग से हाईलाइटेड है ट्रांसल्यूसेंट डिजाइन के साथ। एंड एरोस कीज पर तो भाई इन्होंने कुछ अलग ही ग्राफिक बना रखा है, उसमें आपको कुछ ऑप्शंस भी रखा है। पावर बटन भी थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट लुक के साथ दिया है, बट ट्रैक पैड को छोटा क्यों कर दिया भाई? देखो गेमिंग लैपटॉप है तो स्क्रीन एंड आईज के बीच में थोड़ा डिफरेंस या डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ऊपर में इन्होंने स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़ रखा है। एंड साथ ही जो वेंट्स है उससे कीपैड को थोड़ा डिस्टेंस कर दिया कि गर्म का माहौल आपके कीपैड पर थोड़ा कम पड़े एंड रेस्ट डिस्टेंस भी अच्छा बने रहे, जिसके कारण थोड़ा ट्रैक पैड छोटा कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी इन्होंने डिजाइनिंग ऐसा कर रखा है कि अगर आप WASD पर हाथ रखते हो फॉर व्हाइल प्लेइंग द गेम, आपका ट्रैक पैड पे एग्जैक्टली हाथ नहीं पड़ता। अगर इस ट्रैक पैड को थोड़ा बड़ा कर देते तो आपका हाथ इस पर पड़ता है एंड दैट्स अ कॉन, बट इन्होंने डिजाइन पर वो चीज ध्यान रखा है। MSI कंट्रोल सेंटर मग स्विच, ये मतलब आज की डेट में हर लैपटॉप हर ब्रांड एक लेवल पर मैक स्विच इजीली अपने लैपटॉप में 2024 में तो अब सब में आ रहा है। बस सॉफ्टवेयर को कितना बेटर बना सकते हैं वो एक मैटर करता है। तो MSI कंट्रोल सेंटर वैसे तो काफी इजी टू यूज है, काफी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट इसका जो UI है उसको थोड़ा और बेटर एंड एग्रेसिव कर सकते थे, जिस तरह से हमको Asus देता है, Aventis Lenovo प्रोवाइड करता है एंड ऑल, या इवन Acer प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा मतलब उस तरह एग्रेसिव बना सकते हैं। चलो अब इसका थोड़ा बेंचमार्क देख लो, जो कि मैंने एक्सट्रीम परफॉर्मेंस में रखकर देखा है। तो परफॉर्मेंस बेंचमार्क में हमने Cinebench 2024 को इंक्लूड किया। 8000 प्लस स्कोर, Cinebench R23 का स्कोर 15636 और रीड रेट स्कोर जैसे मैंने बताया 5000 प्लस निकल कर आया। और क्रॉस मार्क करना पॉज करके दूसरे लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। जहां तक बात है फर्म मार्क टेस्ट की, तो भैया ये आपका GPU CPU को एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट करता है। टेम्परेचर मैक्स कहां तक पहुंचा, राइट साइड में आप एवरेज देख सकते हो। ये भी फर्म मार्क टेस्ट भी हमने इंक्लूड किया, आप इसको कंपेयर कर सकते हो फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अगर आप टेस्ट देखोगे तो AI लेवल मार्किंग क्या है इसका, और 2980, दैट्स गुड। नोमैड स्कोर आप देख सकते हो, और 3D मार्क 10 इसका अप्रॉक्सीमेटली 9000 प्लस आया, जो कि अच्छा स्कोर कहलाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्कोर अपने सामने है PC मार्क 10 ऑनलाइन वेरीफाइड लेटेस्ट, एंड ये है आपका VR मार्क 10 जो कि 11000 प्लस आता है। और साथ ही अगर आप इसका ब्लेंडर स्कोर देखोगे तो वो भी 2600 के अराउंड, जो कि हम उम्मीद करते हैं RTX 4050 एंड 105 वॉट से आप थोड़ा गेमिंग के मजे उठा ले। थोड़ा रॉ टाइप का गेमिंग हमने इस बार किया, और साइबरपंक को रीटेस्टिंग लो पर हमने जब चेक किया तो भैया 50 FPS आराम से निकाल कर रहा था। अभी DLSS ऑफ है और आप वॉटेज पुश देखोगे तो 80-85 वॉटेज 90 वॉट आराम से पुश कर रहा था। अब यहाँ DLSS ऑन करके देखते हैं भैया, FPS का जंप देख रहे हो आप, 55 से डायरेक्ट 80 के अराउंड पहुंच रहा है। तो DLSS भैया बढ़िया काम करता है काम। और मीडियम रीट्रेसिंग में अगर आप देखोगे तो वही 50-55 FPS DLSS ऑन के बाद भी होता है, लेकिन अल्ट्रा सेटिंग पे करते ही आपका FPS अगेन इट इज कंट्रोल्ड एट 50-55, जो कि प्लेएबल FPS कहलाएगा। और रैम यूटिलाइजेशन और टेम्परेचर पर ध्यान देना भैया, इसका टेम्परेचर कंट्रोल भी मेरे को बढ़िया लगा। अंडर 80 मैक्स ऑफ द टाइम इसने रखा है, और आप यहाँ पर मीडियम अल्ट्रा सेटिंग तक भी आराम से खेल सकते हैं। ओवर ड्राइव पर खेलने का मत सोचना, DLSS ऑन है तब भी वॉट लगी पड़ी है, वॉटेज भी पूरा पुश कर रहा है, और यहाँ पे भी टेम्परेचर 80 डिग्री के अराउंड ही मेंटेन्ड है। लेकिन नेक्स्ट गेम पर आते हैं, ये अपना ब्लैक मिथ वुकोंग, और यहाँ पर हम अगर वेरी हाई सेटिंग्स में भी देखें तो आप देख सकते हो कि FPS कितना आपको देखने को मिल रहा है। रेस्ट मैंने सेटिंग्स को थोड़ा सा डाउन किया और भाई FPS आराम से बढ़ गया 70-75 FPS। यहाँ पर वॉटेज पुश मेरे को थोड़ा सा कम लगा, डोंट नो व्हाट इज मेरी द रीजन, AI काम कर रहा है क्या MSI का, बट जो भी है 14 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। FPS हमको 50-55 60-16 एन एवरेज दिखा रहा है। रेस्ट टेम्परेचर भाई GPU का और CPU का स्टिल अभी भी कंट्रोल्ड है, जो कि मुझे को नो डाउट इस लैपटॉप में एक बेहतरीन चीज लगा। अब आप नेक्स्ट गेम देखते हो फॉरवर्ड वेस्ट, और यहाँ पर आप जिस सेटिंग्स पर आप देख रहे हो उसमें भी 60-67 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है। और जैसे ही मैंने वेरी हाई सेटिंग्स किया हाई से, FPS भी अगेन ज्यादा डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। ये मुझे समझ में नहीं आया कि वेरी हाई सेटिंग्स में भी वही FPS अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मली फाइटिंग सीन्स में थोड़ा सा चेंजेस आता है, बट वॉट इज यहाँ पे भी हमारा 80 अराउंड बहुत अच्छा पुश कर रहा है। टेम्परेचर थोड़ा ऊपर गया यहाँ पर। अब DLSS ऑन किए तब भी हमको यहाँ पर इस गेम में माइट भी कुछ अपडेट्स रिलेटेड होगा। अब एज मैंने कहा कि फाइटिंग सीन्स में थोड़ा सा FPS गिरता है, बट स्टिल इट इज अबव 70, सो
you can consider like what the performance this laptop is trying to give you. Next game Red Redemption 2, यहाँ पर हम पहले ऑफ कर अल्ट्रा सेटिंग्स में DLSS ऑफ करके देख रहे हैं, तो 60 FPS से आपको काम चलाना पड़ेगा और 82 83 आप देख लेना GPU भी पुश कर रहा है। और एक मेन बात भाई, इसका रेडियन ग्राफिक्स जो इंटरनल eGPU है वो भी 30 प्लस आराम से वॉटेज पुश कर रहा है। टेम्परेचर हमने काफी देर तक गेम खेला तब भी कंट्रोल्ड है भैया, ठंड का मौसम भी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जैसे ही हमने इसमें DLSS ऑन किया 70 FPS आराम से निकाल कर इसने दे दिया, जो कि एक एडवांटेज है। और CPU यूसेज आप देख सकते हो, CPU का वॉटेज, TDP भी आप देख सकते हो। TDP का ज्यादा पुश का जरूरत नहीं है, रेडियन और GPU अपना काम पूरा कर ले रहा है। नेक्स्ट गेम आपके सामने CS2, जो कि अगेन 200-250 FPS आराम से निकाल कर ला दिया, जो कि अगेन यार मतलब किसी को ई स्पोर्ट्स लेवल गेम खेलना है, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है। रेस्ट ग्राफिक इंटेंसिव है, तो आप GPU यूसेज भी देख सकते हो कि आराम से 60 ऊपर पहुंच गया है, जो कि जाना भी था। अब नेक्स्ट गेम वारजोन, जो लोग वारजोन फैन है वो लोग आप देखो भाई, बेसिक बैलेंस्ड मोड में जब हमने इसको चेक किया तो वही 80-85 FPS 90 FPS विदाउट DLSS आ रहा है। और DLSS ऑन करते ही थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको लाइट दिखेगा, वो बैकग्राउंड लाइट ऑफ रहना भूल गया था, लेकिन DLSS ऑन करते ही आप देखोगे कि 120 FPS आराम से निकाल कर ला रहा है, और लेकिन 15 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। सो दैट मीन्स कि अगर आप रैम अपग्रेड करोगे तो और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमने एक्सट्रीम सेटिंग्स पर किया, एक्सट्रीम सेटिंग्स पर हमारा FPS गिर गया, लेकिन DLSS ऑन है। अब DLSS ऑफ कर देखते हैं, DLSS ऑफ करते ही हमारा FPS गिर गया, देखो 60-70 के अराउंड आ गया, जबकि हम एक्सट्रीम सेटिंग्स गेमिंग पर खेल रहे हैं और 75 FPS इज प्लेएबल। रेस्ट अगर आपको और FPS निकालना है तो उसके लिए अब जानते क्या करना है। वैलोरेंट में आप देख सकते हो 280-90 FPS हमको देखने को मिल रहा है जब हम हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं, जो कि नो डाउट हम उम्मीद जो कर सकते थे Ryzen 7 8845HS से, इसने अप्रोक्सीमेटली वही निकाल कर लाया। लेकिन जैसे ही हमने इसको लो सेटिंग्स में लाया तो भाई इसने 300 प्लस FPS आराम से निकाल कर दे दिया, 320 340 भी इसने टच किया, जो कि अगेन आप परफॉर्मेंस देख ही रहे हो। रेस्ट आप परफॉर्मेंस मेरे को ओवरऑल लैपटॉप का बढ़िया लगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और कोई यूज कर रहा है तो वो भी जरूर बताना कि गेमिंग में क्या लगा उनको। डिस्प्ले की बात करें तो हमने इसका डिस्प्ले फुल ऑन टेस्ट किया, ऑनलाइन स्पेक्स पर भरोसा ना करते हुए। जो किट मंगाई है वो किट ही हमको 20,000 रुपए का पड़ा दोस्तों, जिससे हम इसके डिस्प्ले को टेस्ट करते हैं। तो इस बात पर सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों। इसका जो हमने टेस्ट कर निकाला 68% sRGB निकला एंड 49% NTSC एंड 310 के अराउंड इसका ब्राइटनेस निकला इस पैनल का। मुझे गेमिंग के हिसाब से, OTT वॉचिंग के हिसाब से, वर्किंग एंड इवन थंबनेल एडिटिंग के हिसाब से अच्छा ऑप्शन लगा। अब नो डाउट इन्होंने परफॉर्मेंस एंड मदरबोर्ड एंड इक्विपमेंट क्वालिटी पर फोकस तो किया है, बिकॉज कोरियंस एंड जापानीज अपने प्रोडक्ट के इक्विपमेंट्स एंड ऑल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पोर्ट्स के मामले में इस मॉडल में आपको एक तो Type-C USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है, विच सपोर्ट्स डिस्प्ले पोर्ट बट नॉट Thunderbolt 4 पोर्ट, बताता हूं अभी आके। 2 Type-A USB 3.2 Gen 1 मिल जाता है और एक USB Type USB 2.0 मिलता है। ऐसा क्यों? और HDMI 2.1 मिलता है फॉर 8 की 60 हर्ट्ज एंड 4 के 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिखाता है। एक RJ45 का भी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको Thunderbolt 4 पोर्ट नहीं मिलेगा, ये भी लीजन से इंस्पायर्ड तो नहीं है, शायद नहीं, ऐसा नहीं है। कॉस्ट कटिंग हर ब्रांड कहीं ना कहीं तो करेगी, लेकिन आज की डेट में USB 2.0 नहीं देना चाहिए था दोस्तों। रेस्ट ऑल अदर पोर्ट्स आर डिसेंट ओनली। आप आराम से 2 मॉनिटर सेटअप इसके साथ कर सकते हो। अब स्पीकर क्वालिटी पर थोड़ा आ जाता है। I can say it's good। 2 वाट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड इट्स क्लियर एंड क्रिस्प, बट थोड़ा और लाउड होता ना तो बेटर हो। रेस्ट अब एडिटिंग ये लैपटॉप किस लेवल पर कर सकता है वो भी हमने चेक किया है, स्पेशली अपने खुद के वीडियो को एडिट कर और कुछ समहाउ उसका परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर का एग्जैक्टली अच्छा फील हुआ। समहाउ MSI का AI इंजन इज प्लेइंग दैट रोल कि एडिटिंग में मुझको कहीं कोई लैग नहीं देखने को मिला, जबकि मैं 4K एडिटिंग एडिट कर रहा हूँ। उसको रेंडर करते वक्त भी इसने बहुत कम समय लिया। जहां तक बैटरी बैकअप की बात है, मैंने स्पेशली 100% टू 0 करके इसको चेक किया, मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन करके YouTube वीडियो 4K मोड पर चलाकर देखा। एंड ये MSI कंट्रोल सेंटर पे मैंने सुपर बैटरी मोड ऑन कर रखा था एंड बैटरी बैकअप सेटिंग्स में भी एनेबल कर रखा था। 54 वाट आवर 3 सेल बैटरी से मैंने ये बैकअप उम्मीद नहीं किया था, बट अगर सही बता रहा हूँ लैपटॉप एंड Ryzen थोड़ा बैटरी बैकअप बेटर देता ही है। Ryzen स्पेशली इसने मेरे को जो इंटेल कटाना मैंने i7 13650H वाला जो रिव्यू किया था उससे बेटर बैटरी बैकअप निकाल कर दिया। नाइट की Ryzen 7 8845HS का ऑप्टिमाइजेशन बैटरी लाइफ नॉर्मली
हम जानते हैं Ryzen का थोड़ा बेटर होता है, उस हिसाब से इसने बेटर परफॉर्मेंस निकाला। Lenovo Eloque Ryzen 7 7435HS RTX 4050 जिन लोगों ने इस लैपटॉप को ऑलरेडी परचेज कर लिया है उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है, और जो परचेज करने का प्लान कर रहे हैं उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा। ये जो Ryzen 7 7435HS है, Ryzen 7 जो कि मैक्स 4.5 गीगाहर्ट्ज टर्बो स्पीड के साथ आता है, ये इस साल की स्टार्टिंग में ही लॉन्च हुआ था। ये नया प्रोसेसर है विद Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर, जिसमें 8 कोर 16 थ्रेड्स मिलता है, जो कि सेम आपको Ryzen 7 7735HS एंड Ryzen 7 840HS में मिलता है। बट डिफरेंस क्या है फिर भाई, उनका मैक्स टर्बो जो है वो 4.7 गीगाहर्ट्ज एंड 5.1 गीगाहर्ट्ज पर रहता है, जबकि इसका 4.5 गीगाहर्ट्ज जो कि प्राइस के हिसाब से सही है, और 4.5 से 4.7 गीगाहर्ट्ज में थोड़ा ही डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम टीडीपी दोनों पुश कर पाते हैं, जो कि 35 वॉट टू 54 वॉट टीडीपी। सीपीयू का ध्यान रखना, जीपीयू का टीजीपी क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस इस सीपीयू में आपको आईजीपीयू नहीं मिलता है। अब ये एक अच्छी बात है प्राइस को, कॉस्ट को कट करने के लिए, लेकिन इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों है। अब आईजीपीयू होने का डिसएडवांटेज क्या है पहले ये सुन लो। अगर आईजीपीयू डीजीपीयू दोनों है तो आईजीपीयू रैम मेमोरी शेयर करता है, यूज करता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट करता है। अब दोनों ही आपका यूज हो रहा है। अगर आप आईजीपीयू को बंद कर दो या सिर्फ डीजीपीयू, ओनली डीजीपीयू मोड पर यूज करो मैक स्विच से, तब जाकर आप रैम मेमोरी शेयरिंग को ऑफ कर पाओगे। लेकिन इतना करता कौन है कि नहीं? हैविंग आईजीपीयू, और आईजीपीयू होने का क्या फायदा है? देखो एडवांटेज ये है, आपको नॉर्मल टास्क करना है लाइक ब्राउजिंग, वीडियो वॉचिंग एक्सेट्रा, तो आईजीपीयू कम पावर लेकर काम आपका कर देता है। डीजीपीयू को बंद कर दो तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो डीजीपीयू में कुछ इशू हुआ बाय चांस तो आईजीपीयू पर आप डायग्नोस कर सकते हो लैपटॉप को, है कि नहीं? ये कुछ फायदे हैं। रेस्ट सही बताऊं तो एक गेमिंग लैपटॉप को नॉर्मली हम गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, हाई एंड वर्क के लिए यूज करते हैं, लेते हैं। सो उस केस में हम कभी आईजीपीयू का तो सोचते भी नहीं है। आप ध्यान से सोचो, क्या आप सोचते हो कौन सा आईजीपीयू लगा है, कितना यूज हो रहा है? मैं तो नहीं सोचता। मैक्सिमम टाइम पावर केबल के साथ यूज करते हैं, एंड इसका बैटरी बैकअप मैं आगे दिखाऊंगा कि कितना वेरी करेगा दूसरे मॉडल के हिसाब से। अगर सस्ते में पावरफुल लैपटॉप मिल जाए तो और क्या चाहिए? यही ये चीज आपका पूरा करके देता है। इसमें आपको 24 GB DDR5 रैम विद 4800 मेगाहर्ट्ज स्पीड मिल जाएगा। 24 GB, इस चीज को, एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। डुअल चैनल रैम 24 GB विल गिव यू एक्स्ट्रा एज इन गेमिंग स्ट्रीमिंग, जो कि मैं आपको गेमिंग में दिखाऊंगा। 512 GB का Gen 4 SSD मिल जाएगी, जिसका रीड राइट एज यूजुअल सारे Eloque में मिलता है, वो वही है। साथ ही आपको 105 वॉट TZP का RTX 4050 मिल जाता है, जो DLSS 3.5 का पूरा मजा आपको उठा सकते हो। 105 वॉट इज गुड एनफ। 140 वॉट फुल TZP तो नहीं है, बट 105 वॉट से सारा काम हो जाता है। तो आप गेमिंग में देख लेना। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 मिल जाएगा। लाइफ टाइम MS Office मिलता है, एंड 1 ईयर वारंटी एंड एक्सीडेंटल डैमेज वारंटी का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन अगर ले रहे हो तो ऑनलाइन, या ऑफलाइन ले रहे हो तो आप बात करके इस चीज को बढ़ा सकते। 170 वॉट का चार्जर मिलता है इसके साथ, जो कि हमने गेमिंग किया, बैटरी चेक एंड ऑल किया। क्या एक्चुअली में मेरे को उससे कोई बैटरी ड्रॉप मिला कि नहीं मिला, वो आप वेट करो, आगे बताऊंगा। सो जस्ट वेट फॉर दैट। पहले इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बेंचमार्क चेक कर लीजिए, एंड फिर गेमिंग देख लिया जाएगा कि क्या गेमिंग परफॉर्मेंस ये हमको निकाल कर देता है। अगर R23 का स्कोर अगर आप देखोगे तो 14,000 आराम से निकाल कर दे दिया, जो कि एक अच्छा स्कोर है। सिंगल स्कोर 1436, जो कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। और PC Mark 10 अगर आप देखोगे तो भाई ये 6500, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे इस प्रोसेसर से नॉर्मली। अब अगर आप 3D Mark 10 देखोगे तो बिकॉज यहाँ पे GPU स्कोर हमारा अच्छा निकल कर रहा है, और CPU स्कोर भी अच्छा निकला, जिसके कारण 9000 प्लस स्कोर है। यहाँ पर मल्टी स्कोर अगर आप देखोगे CPU का तो 9909 है, जो कि अच्छा स्कोर है। अगर GPU का Geekbench स्कोर देखोगे तो 80,249, जो कि हम उम्मीद करते हैं 4050 RTX से। एंड अगर ब्लेंडर का स्कोर देखना चाहोगे तो भैया 2640, मतलब ब्लेंडर इस पे आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये स्कोर आपको बेहतरीन मिलता है, जो कि 12,000, मतलब VR गेम आराम से आप खेल सकते हो। रीड राइट स्पीड एज यूजुअल, जो हम Eloque से उम्मीद करते हैं। ब्लैक मिथ वुकोंग के साथ स्टार्ट करते हुए ट्रेंडिंग गेम अपना 100 प्लस FPS लो FSR ऑन पर आपको निकाल कर ला रहा है, और वेरी हाई सेटिंग्स FSR ऑन 40 to 50 FPS के अराउंड फॉल करता है। लेकिन रैम यूटिलाइजेशन 16 GB के ऊपर जा रहा है, तो 24 GB होने का एडवांटेज यही मिलने वाला है। और थर्मल्स पर भी ध्यान देखना। नेक्स्ट गेम वैलोरेंट है, लो सेटिंग पर 300 FPS आराम से दे मारा, और हाई सेटिंग पर 200 FPS के अराउंड निकाल दिया। यहाँ पे भाई
टीजीपी आपका कम यूटिलाइज होगा बिकॉज सीपीयू इंटेंसिव गेम है, लेकिन अगर सीपीयू का टीडीपी देखोगे तो वो भी 44 वाट तक पुश कर रहा है। और 300 एफपीएस हमको अगर वैलोरेंट में मिल जाए तो क्या चाहिए। नेक्स्ट गेम काउंटर स्ट्राइक, यहाँ पे डीएलएसएस ऑन पर आपको 150 से 200 एफपीएस के बीच में निकाल कर दिया था इस गेम में, और ऑफ करके डीएलएसएस देखा जाए तो 115-120 एफपीएस, जो कि एक एनफ है फॉर प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक। जहां तक जी सिंक कॉम्पैटिबिलिटी डिस्प्ले का हिसाब देखा जाए तो अच्छा फील हो रहा था। नेक्स्ट गेम अपना है साइबरपंक में रीट्रेसिंग ऑन करते ही नो डाउट यार बड़े से बड़े जीपीयू की वाट लगती है, तो अल्ट्रा रीट्रेसिंग पर 45 एफपीएस 50 एफपीएस से काम चलाना पड़ेगा। अल्ट्रा सेटिंग पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 75 एफपीएस निकालकर ये ले आ रहा था। यहां आप नेक्स्ट गेम देखो, अल्ट्रा डीएलएसएस ऑन करते ही फार क्राई में 110 एफपीएस के ऊपर निकाल दिया भैया ने, और डीएलएसएस ऑफ करते ही अल्ट्रा सेटिंग में भी 90+ एफपीएस। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन जो भी है एफपीएस का थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन आपके सामने क्लैरिटी है। और GTA 5 में अगर आप देखोगे तो 144 एफपीएस पूरा निकाल दिया इस लैपटॉप ने, तो मतलब काफी पावरफुल परफॉर्मेंस तो निकाल के दे ही रहा है। सीपीयू का अगर आप थर्मल्स देखोगे तो 80-81, मतलब हम नॉर्मली 29 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में टेस्ट कर रहे थे सारे गेम्स को। नेक्स्ट गेम आपके सामने फॉर्जा होराइजन वेस्ट, यहाँ पर डीएलएसएस ऑन पर भैया आराम से हाई सेटिंग्स पर अपना 90 एफपीएस 90 एफपीएस निकाल लोगे। यहाँ पे भी 75, तो मतलब 90-95 वाट तक तो आराम से इसने पुश कर लिया, लेकिन 16 GB रैम पूरा पुश हो रहा है, तो फायदा 24 GB का दिख रहा है। नेक्स्ट गेम है RDR2, यहाँ पर डीएलएसएस ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स पर भाई 70 एफपीएस, जो कि नॉर्मली हम उम्मीद कर रहे थे 40-50 से, वो परफॉर्मेंस से निकाल कर ला रहा है। और डीएलएसएस ऑफ कंडीशन पर हमको 60 एफपीएस के अराउंड 10-15 एफपीएस का जंप मिलता है नॉर्मली डीएलएसएस 3.0 या 3.5 का देखा जाए तो। थर्मल्स थोड़ा सा बढ़ते हुए 84-85 डिग्री सेल्सियस, बट दैट इज मैनेजेबल दोस्तों। काफी देर से गेमिंग चल रहा था, जिसको मैं रेसिडेंट एविल या एविल डेड दोनों ही कहता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 70 एफपीएस डीएलएसएस ऑफ, और डीएलएसएस ऑन पर कम एफपीएस कैसे हो गया था, वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट गेम आपके सामने है माइल्स मोराल, जहां पर डीएलएसएस ऑन पर भैया 144 एफपीएस, हाउ इज इट पॉसिबल। जो भी है अच्छा है। डीएलएसएस ऑफ में आपको 70-80 एफपीएस के अराउंड निकल रहा है, और नॉर्मली हाई सेटिंग्स पर खेल रहे हैं। पूरी रीट्रेसिंग हम यहाँ पर ऑन नहीं करके रखे हैं, अगर फुल रीट्रेसिंग को हाई एंड पर कर देंगे तो थोड़ा सा वाट लगती है, बट एक परफॉर्मेंस जो आप देख सकते हो, ये लैपटॉप इतना कैपेबल है कि आपको 120-130 के ऊपर एफपीएस निकाल कर ले आए, और थर्मल्स को उसके बाद भी कंट्रोल करके रखे, और रैम पूरा 15, 16, 17 GB, इवन 18 GB तक पुश किया था, जो कि हमारे टेस्टिंग में हमने देखा। उस हिसाब से 24 GB इसका काफी बेहतरीन है, और भाई बैटरी ड्रॉप भी मेरे को नहीं फील हुआ। डिस्प्ले की तो क्या ही बात करें, एलओक्यू ने डिस्प्ले के मामले में सबको पीछे छोड़ ही दिया है, या तो आपको पता ही है। डिस्प्ले इसमें एग्जैक्टली आपको 15.6 FHD 1920 IPS टेक्नोलॉजी मिल जाता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB है, तो कलर ग्रेड वर्क में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 300 निट्स ब्राइटनेस है, 400 होना चाहिए था, बट ठीक है 300 इज काफी है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिल जाती है आपको इसमें, जी सिंक कॉम्पैटिबल ये लैपटॉप है, और भाई एग्जैक्टली गेमिंग के वक्त में या ओटीटी वॉचिंग एंड ऑल पर कलर रेशियो लैपटॉप का काफी बेहतरीन लगता है। जहां तक पोर्ट्स की बात है, अगर सिर्फ थंडरबोल्ट 4 पोर्ट को छोड़ दें तो ये सारे पोर्ट्स मिलते हैं आपको। पोर्ट्स में आपको 3x आपको 3 USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है 5 Gbps के साथ, USB 3.2 Gen 1 एक राइट साइड में, 2 पीछे के साइड में। C पोर्ट में आपको एग्जैक्टली 140 वाट का सपोर्ट मिलता है PD चार्जिंग का, मतलब 100 वाट के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा, और 140 वाट तक मैक्सिमम आप इसको चार्ज कर सकते हो। एक आपको बैक साइड में HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, जो भाई 8K 60 हर्ट्ज तक आप प्ले कर सकते हो अराउंड आराम से, और 2K गेम हमने ऑलरेडी खेल कर दिखाए हैं, जो कि 144 के स्क्रीन पे भी आप आराम से 144 हर्ट्ज पर प्ले कर सकते हो। एक आपको हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है 3.5 mm का, और इथरनेट RJ45 का भी कनेक्टर मिल जाता है। कैमरा एंड माइक टेस्टिंग की बात की जाए तो अभी जो आप कैमरा क्वालिटी देख रहे हो, नॉर्मली मैं रूम में लाइट सारी बंद कर रखा हूँ, पीछे डिस्प्ले एंड ऑल चल रहा है, वो जो ब्लू लाइट जल रही है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्वालिटी थोड़ी सी यार, कैमरा 720 पिक्सल के हिसाब से एवरेज कह सकते हो, लेकिन लाइट अगर जलाओगे तो थोड़ा सा समय लगाता है, लेकिन फिर कलर करेक्ट करता है। ये नॉर्मल मैंने बेडरूम लाइट लगाया, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाता है, बट स्टिल फुल स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा ये दिखेगा ग्लिची, लेकिन नॉर्मली जब वीडियो कॉल एंड ऑल करोगे तो सही है। माइक भी आप इसे सुन रहे हो, कमेंट करके बताना।
बैटरी बैकअप हमने इसका टेस्ट किया। बैकअप मोड पर 60 हर्ट्ज मतलब डायनेमिक रिफ्रेश रेट इसमें आता है, ऑटोमेटिकली बैकअप मोड पर 60 हर्ट्ज पर ये चला जाता है। तो इन एन एवरेज ब्राउजिंग एंड ऑल पर इसने 2.5 घंटे तक का बैकअप, जबकि iGPU वाला आपको आधे घंटे 45 मिनट थोड़ा और ज्यादा दे देता है, लेकिन प्राइस भी उसके लिए पे करते हो। एंड जिन लोगों का कंसर्न है कि भैया बैटरी ड्रॉप हुआ क्या इसमें, 170 वॉट का अगर आपका चार्जर है, 60 वॉट आवर की बैटरी है, क्या इस 170 वॉट से बैटरी ड्रॉप महसूस हुआ? देखो यार, मैं सही बता रहा हूं, मुझको कोई बैटरी ड्रॉप ज्यादा नहीं फेस हुआ। ये कह सकता हूं लॉन्ग आवर गेमिंग कर रहा था तो 99% पर मैक्सिमम टाइम ये रहा, मतलब 99% से नीचे नहीं गया, 99% पे रहा, 100% पे रहा, और लॉन्ग आवर गेमिंग के बाद 99% पर मैंने इसको देखा, बट उससे ज्यादा कोई बैटरी ड्रॉप मेरे को देखने को नहीं मिला। तो कंसीडरिंग अगर मैं HX से कंपेयर करूं तो जहां तक 4K एडिटिंग की बात है या आपको कलर ग्रेड वर्क करना है तो उसमें ये लैपटॉप काफी कैपेबल है, बिकॉज आपको एक ठीक ठाक पावरफुल CPU भी मिल जाता है जिसका 15,000 के अराउंड स्कोर निकल कर आ रहा है R23 का, एंड GPU भी 105 वाट TGP का मिल जाता है। तो एडिटिंग में आप मल्टीलेयर पर आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस हाँ, फ्रेम को 1/3 या 1/4 पर रखना। सो आई होप कि मेरे दोनों वीडियो का मैंने रीयूज ही किया है, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है MSI Katana और लॉक सीरीज में कौन सा लेना, अगर आप MSI Katana प्लान कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस नेहरू प्लेस में नेक्स्ट जेन कंप्यूटर में संजीव जी को कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और अगर लॉक प्लान कर रहे हो, ऑफलाइन प्लान कर रहे हो और NCR में रहते हो तो संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 10 सोनू जी राम को कॉल कर लेना। रेस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी बेस्ट प्राइस देखकर प्लान कर सकते हो। रेस्ट आई होप आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर इन्फिनिक्स का वेट कर रहे हो, इन्फिनिक्स का वीडियो जल्दी आ जाएगा, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट स्पेक्स है जो मुझे आपको बताना जरूरी है, एंड इसका भी रिव्यू जल्दी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में।